आज जिस केस स्टडी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, वो जो मामला है वो महिलाओं के हिंसा से जुड़ा हुआ मामला है। जिस भारतवर्ष में महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है, जिस भारतवर्ष में महिलाओं के लिए सेफ्टी बिल लाने की बात हो रही है, वही भारतवर्ष कभी स्त्रियों को जगत जननी के नाम से पुकारा करता था। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म में भी पुरुषों से पहले स्त्रियों का स्थान है। जहाँ आप देखते हैं कि राम जी के नाम से पहले सीता जी का नाम आता है, जैसे कि सीताराम, गौरी शंकर और राधे श्याम। आज उसी जगत जननी को, आज उसी आदि शक्ति को हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। अब हमारे पीछे आप न्यूज कटिंग के साथ समझ गए होंगे कि ये मामला भुवनेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एक महिला आधी रात को दिल्ली के लिए रवाना होती है और वो अपने रेस्टोरेंट को बंद करने के बाद अपने फियोंसे के साथ, जो कि एक आर्मी का कैप्टन होता है, उसके साथ वो बाहर रोड पे निकलती है। रोड पे निकलने के साथ ही उसके साथ ये घटना घटित होती है। न्यूज रिपोर्ट में या फिर न्यूज चैनल में, अखबारों के माध्यम से ऐसा कहा जाता है कि जब वो अपने घर से निकलती है, उस समय कुछ 3-4 कार सवार उनका पीछा करते हैं और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भी लेते हैं। कई उसमें से कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री है, कई कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री है। बात यहाँ बस ये है कि क्या जिस नेता को हम लोग चुन करके लेके आते हैं, उनके नाम पे क्या गुंडागर्दी बढ़ रही है, या जिस जो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये उनके नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनसे वही सब जो मामला है, उसी की वजह से आज हमें महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ गई है। अब मुझे सोचने की बात तो ये है कि जब 2026 में हमारे लोकसभा और राज्यसभा में सीटें बढ़ेंगी, उस समय तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके जो नीचे लाइन में है वो भी नेता बन जाएंगे। हमारे यहाँ सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। तो उस समय क्या होगा? हम बात करते हैं विश्व शक्ति बनने की, हम बात करते हैं भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की, हम बात करते हैं भारत को सबसे बड़े लोकतांत्रिक राज्य के रूप में देखने की। लेकिन क्या उनके पार्टी के समर्थक ऐसा होने देंगे? तो इस घटना पे हम नजर डालते हैं कि 15 तारीख यानी 15 सितंबर को रात 1 बजे ये घटना घटित होती है। उसके साथ ही 16 सितंबर को इंडियन आर्मी से इंडियन आर्मी पुलिस को एक लेटर लिखती है और कहती है कि आप जो केस बनाए हैं उसका रिपोर्ट दीजिए। हमारे साथ भारतवर्ष में ये पहली बार हो रही है, पहली बार ऐसा चीज हो रहा है कि इंडियन आर्मी को रिपोर्ट लिखना पड़ रहा है, इंडियन आर्मी को समन भेजना पड़ रहा है पुलिस स्टेशन को कि आप हमें इस केस से जुड़ी हुई जानकारी दीजिए। आनन फानन में सरकार देखती है कि मामला बहुत गर्म हो रहा है, तो 17 सितंबर को ये केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसी के साथ मामला की गंभीरता को देखते हुए कुछ एक पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल भी होते हैं। इसके बाद महिला जो है वो उड़ीसा हाई कोर्ट से उन्हें बेल पे रिहा कर दिया जाता है। उसके जस्ट बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी आप बीती सुनाती है कि कैसे वो एक से दो के बीच में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जिस चीज की शिकायत करने पहुंचती है वही घटना उनके साथ दोबारा घटित होती है। और इसमें एक और बात है, वो बात ये है कि ये पुलिस स्टेशन इसी साल बन करके तैयार हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से किसी भी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन उस पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी भी नहीं है। 4 करोड़ की लागत से बना क्या पुलिस स्टेशन, जिसे हाईटेक पुलिस स्टेशन कहा जाता है, उसमें एक जो बेसिक जरूरत की चीज है सीसीटीवी, वो भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं, ये इंडिकेट करती है कि हम सपना तो देख रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, एक सुरक्षित भारत बनाने का, लेकिन सुरक्षित भारत बनने का सपना अभी दूर है। और जो ये सपना देखते हैं सुरक्षित भारत बनाने का, कहीं ना कहीं उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वही उनका सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज के डेट में लगता हुआ दिख रहा है कि जनता अगर अपना सेफ्टी मांगे तो किससे मांगे। गौरव, ये बात देखने लायक ये है कि वो तो आर्मी की बेटी है, उन्हें न्याय तो मिल ही जाएगा, लेकिन क्या होगा आम लोगों का? क्या आम लोगों को भी न्याय मिल पाएगा? क्या यह घटना किसी आम लोग के साथ होती तो क्या आर्मी का कोई ऑफिसर ऐसा समन भेजता कि हमें इस घटना की रिपोर्ट चाहिए? क्या इतना ज्यादा मीडिया में इस चीज का बवाल होता? शायद नहीं होता। तो आम लोगों को शायद अभी भी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा इंसाफ के लिए। और मुझे बस ये बात की ताज्जुब है कि इंसाफ किस लिए? ये जो क्राइम हो रहा है वो क्राइम तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये क्राइम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे भारतीय नेता, हमारे भारत में जितने नेता हैं, उन्हें एक काफिला चाहिए होता है।
और उस काफिले की वजह से वो दिखाते हैं कि हम नेता हैं। और नेता में जो भी नेता बन के आते हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन होता है आप लोग जरा सोच करके देखिए। जो बाहुबली है वो नेता बनता है, जो फिल्म स्टार है वो नेता बनता है। हमारे पुराने जमाने में जो ज्ञानी होता था वो दार्शनिक बनता था। अब जो फेमस है वो ज्ञानी बन जाता है। यूट्यूब पे 4 रील्स, इंस्टाग्राम पे 10 रील्स और वो हो गया फेमस। यही चल रहा है हमारे भारतवर्ष में। इस भारतवर्ष में कभी शिक्षा को सबसे ऊपर हम स्थान दिया करते थे, आज उसी भारतवर्ष में हम फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ऊपर स्थान देते हैं। तो यही होगा हमारे देश में। तो जरूरत है भारत देश को बदलने की। ये दूसरा घटना जो हम देख रहे हैं ये बेंगलुरु की घटना है, जहाँ पे एक महिला जो होती है वो बेसिकली नेपाल से बिलोंग करती हैं और उस महिला की हत्या कर दी जाती है। हत्या करके उनका जो शव है वो लगभग 40-50 टुकड़ों में काटा जाता है और उसे फ्रिज में रखा जाता है। घटना के बाद पुलिस का जो सीधा सा शक है वो उसके हस्बैंड पे भी जाता है। हस्बैंड पे शक जाने के बाद पुलिस को पता चलता है कि वाइफ और हस्बैंड में आपस में नहीं बनती थी, तो हस्बैंड उससे सेपरेट रह रहा था। उसके बाद जब देखते हैं कि 21 सितंबर को घर से बदबू आता है, मकान मालिक जो महिला थी उसके घर वालों को फोन करते हैं। फोन करने के बाद उनके घर वाले से उनकी माँ वहां आती है तो वो देखती है कि फर्श पे खून है। फ्रिज के ऊपर और बीच वाले भाग में उसके बॉडी के पार्ट्स है और नीचे सर रखा हुआ है। इसी के साथ पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस जो अपनी तफ्तीश शुरू करती है वो 2 सितंबर पुलिस को पता चलता है कि 2 सितंबर की रात वो महिला मरी होगी। इसका एक सीधा सा कनेक्शन है कि महिला जिस मॉल में जॉब कर रही थी उस मॉल से वो 1 तारीख को काम पे तो जाती है, बट 2 तारीख के मध्य रात में यानी 2 और 3 आप कह लीजिए, 3 तारीख से उसका फोन स्विच ऑफ आता है। जो महिला है उनका नाम महालक्ष्मी है, जो कि बेंगलोर में रह करके फिलहाल एक मॉल में जॉब कर रही थी। उसके बाद जो पहला शक है जैसा कि मैंने बताया उसके पति हेमंत दास पे जाता है। उसके बाद उसके घर के आसपास एक नाई रहता है अशरफ। बताया जाता है कि नाई उसको घर से पिक और ड्रॉप करने का भी काम किया करता था। उसने और 2 बंदों का नाम दिया। उसने जो जिस 2 इंसान का नाम दिया उसे पुलिस ने अभी गुप्त रखा है। उसके बाद जो सबसे तीसरा और सबसे बड़ा सीधा शक जाता है वो जाता है मुक्ति राय रंजन पे। ये बेसिकली उड़ीसा का रहने वाला है। ये भी उसी मॉल में काम करता था और अपने भाई के साथ रहता था। जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश बढ़ती गई वैसे वैसे पुलिस का जो सीधा सा काम होता है कि जहां से हम मामले की शुरुआत कर सकते हैं वो होता है सीसीटीवी और फोन कॉल्स का रिकॉर्ड। और हमारे मीडिया वाले लोग जो हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी जानकारी दे देते हैं कि जो क्राइम नहीं करना जानता है वो भी क्राइम करना जान जाएगा। जिस तरह इसमें बताया गया कि पुलिस ने जब उसके नंबर को ट्रेस करना स्टार्ट किया तो उसने सिम चेंज कर दिया, लेकिन सिम को फिर उसी मोबाइल नंबर में डाल दिया जिसकी वजह से मोबाइल का लोकेशन फिर से पुलिस को मिल गया। तो ये एक तरह की जानकारी है जैसा 9/11 में हम लोग देख चुके हैं। और ये चीज प्रूफ भी हो रहा था कि जिस तरह 9/11 की घटना में पुलिस ने जिस जिस जो जो स्टेप ले रही थी आतंकवादियों को सेम स्टेप न्यूज चैनल देख करके बताया जा रहा था कि पुलिस अभी यहाँ है, पुलिस अभी वहां है, अभी आप वहां बम फोड़िए, अभी आप वहां बम फोड़िए। तो मीडिया को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि मुक्ति रंजन रॉय का जो कॉल डिटेल निकला उसमें ये पता चलता है कि महालक्ष्मी के साथ उसकी बातचीत होती थी। और सीधा सा उसके घर के पास बहुत बार ऐसा हुआ कि उसके घर के पास उसका जो फोन कॉल है या फोन कॉल का रिकॉर्ड है वो पता चला। उसके बाद मुक्ति रंजन का जो घर बेंगलोर के अंदर था जहां वो रेंट पे अपने भाई के साथ रह रहा था, उस किराए के घर में छापा मारा गया। वहां उसके भाई के साथ बात हुई। मुक्ति रंजन रॉय जो है वो वहां से फरार होकर अपने गांव उड़ीसा पहुंच चुका था। उसके बाद उसके भाई से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि जो वो है वो महालक्ष्मी के कांटेक्ट में था। और वहीं से पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने वहां से एक टीम भेजी जो कि उड़ीसा के लिए रवाना हो गई। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि एक दिन मुक्ति रंजन रॉय पेड़ से लटक गए हैं बिना किसी को बताए, बिना किसी को खबर दिए। होता ऐसा है कि मुक्ति रंजन रॉय पहले उड़ीसा जाता है, देन आफ्टर कोलकाता जाता है, फिर वो उड़ीसा आता है। उड़ीसा आने के बाद सुबह 4 बजे अपने पिताजी की स्कूटी लेकर के वो एक जंगल की तरफ जाता है जहाँ पे एक कब्रिस्तान होता है। उसके बाद वो उसी पेड़ से लटक करके फांसी खुद को लगा लेता है। और जब वो फांसी लगाता है तो उसके साथ एक डायरी, लैपटॉप, बैग सब कुछ वहां बरामद होता है। उस समय तक घर वालों को ये पता नहीं था कि बेंगलोर में जो हत्या हुई है उसका जो मुख्य आरोपी है वो हमारा बेटा है। इसी के साथ वहां के जो लोकल पुलिस थे उसे भी ये खबर नहीं थी। जब उसके डायरी को खंगाला गया, जब उसके सामानों को देखा गया, तब जाकर के ये बात साफ होती है। उसके बाद हम देखते हैं
कि पुलिस ने जब तलाशी शुरू की तो उसमें एसएचओ को डायरी मिलती है। डायरी में जो चीज़ लिखा होता है वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान की जो मानसिकता है वो बहुत कम रह गई है। क्योंकि इसमें पहला लाइन यही लिखा है कि मैंने अपनी प्यारी महालक्ष्मी को मार दिया। मारने का एक सीधा सा रीजन है कि वो हमसे झगड़ा होता था हमारे आपस में, वो किसी और से बात करती थी। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस लड़की के साथ वो रह रहा था उससे उसके छोटे मोटे बातों पे खिटपिट हुआ करती थी, आपस में नोक झोंक हुआ करता था, और किसी और के साथ उसने ऐसा रिलेशन है उसका, ऐसा भी उसने बताया। आगे हम आप सबसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अपने बच्चों से बात करें, अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करें। जो भी महिलाओं के साथ घटना घटती है उसमें सबसे बड़ा जो लैक होता है वो होता है परिवार और उस बच्ची के बीच में गैप। अगर आप हर दिन फोन करेंगे, फोन करके ये नहीं दिखाएंगे कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम वहां क्यों गई, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, क्योंकि रेप तो 5 साल की बच्ची के साथ भी होता है और उस लड़की के साथ भी होता है जो बुर्का पहन के घूमती है। तो इसमें हमारी मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है। ये चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आप अपने कपड़े को बदल दीजिए, आप अपने बालों का स्टाइल ठीक कर लीजिए, आप पूरा बदन ढक करके कपड़ा पहन के चलिए। इसमें जरूरत है तो मानसिकता बदलने की। पेरेंट्स को जरूरत है अपने बच्चों पर विश्वास जताने की, इस बात का विश्वास जताने की कि कोई हो या ना हो हम तुम्हारे साथ हैं। और बच्चों को जरूरत है सोच समझ के दोस्त बनाने की, क्योंकि दोस्त जिंदगी में एक आधी होते हैं, बाकी तो भीड़ होती है, बाकी जान पहचान होती है। तो सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जान पहचान बना के रखें, और दोस्त एक और दो ऐसे दोस्त बना के रखें जो अनकंडीशनल आपके साथ खड़ा हो, आपकी हर बात को समझे, हर बात को सपोर्ट करे। बिहार में भी एक घटना देखने को मिल रही है कि इन दिनों कोई एक ऐसा शख्स है जो 11th-12th की बच्ची को टारगेट करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, ये कहता है कि मेरी बहन भी यहाँ रहना चाहती है, मुझे भी हॉस्टल की ज़रूरत है, आप अपना नंबर दे दीजिए। जैसी वो बच्ची नंबर देती है उसके बातों में फंस जाती है। उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर बिहार से हैं तो शायद आप लोगों को ये बात पता होगी। पुलिस ने अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, ना ही कोई पुख्ता ऐसा सबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना घटित हो रही है। आज जब भी हम वीडियो बना रहे हैं उस समय भी कहीं ना कहीं ये घटना घटित हो रही होगी। महिलाओं से रिलेटेड क्राइम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्राइम है वो कर्नाटक, फिर बिहार, तेलंगाना, ये इसका एक ग्राफ है। महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं उसमें 40% वो महिलाएं होती हैं जो अपना सेल्फ स्टडी पूरा नहीं कर पाती। दैट्स मीन्स कि वो जो स्टडी है उसको उसे बीच में छोड़ना पड़ता है। 17% वो महिलाएं भी हैं जो अपना स्टडी पूरा करती है, उनके साथ भी बहुत सारा हिंसा का मामला देखा गया है। 37% विवाहित महिलाएं हैं। 39% वो महिलाएं हैं जिनकी आय कम है, लेकिन 17% वो भी महिलाएं हैं जिनकी आय ज्यादा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस भारतवर्ष में जिसे हम लोग जगत जननी की संज्ञा देते हैं उसी को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे विचार करने की जरूरत है। बाकी आर्ट्स कैंपस आपके साथ बना रहेगा। आर्ट्स कैंपस डिजिटली वर्ल्ड के माध्यम से ऐप और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ने का प्रयास कर रहा है। आप लोग अगर चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो प्लीज आप इस पे कमेंट करिए। धन्यवाद।